आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2, जिसको आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा। यूनिट 2 के सभी टॉपिक्स मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। यूनिट 2 है प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहले हम जानेंगे प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत का अर्थ होता है बच्चों किसी नियम, मान्यता या परंपरा का होना, उसे कहते हैं सिद्धांत। और प्रबंध के सिद्धांत से आशय है जब किसी पूर्व में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य के अंदर हम किसी नियम, किसी परंपरा को उपयोग में लाते हैं तो वो कहलाते हैं प्रबंध के सिद्धांत। अब हम बात करेंगे प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति या विशेषता। प्रकृति भी कहेंगे और इसे विशेषता भी कहेंगे। दोनों क्वेश्चंस का आंसर यही होगा। जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वह ऐसे होने चाहिए जो सभी जगह प्रयोग करने योग्य हो। उसकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, उसमें ऐसी विशेषता होनी चाहिए सिद्धांत में कि सिद्धांत ऐसा हो जिसको हम सभी जगह प्रयोग कर सकें। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह प्रयोग करने योग्य। सिद्धांत अगला है सिद्धांत में गतिशीलता की प्रकृति। सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो गतिशील हो, समय के अनुसार बदला जा सके और कम भी किया जा सके, बढ़ाया भी जा सके। गतिशीलता उसे कहा जाता है। गतिशील मीन्स हमेशा गति करते रहना, कभी भी पीछे की तरफ ना आना। अगला है लोचशीलता। सिद्धांत ऐसा हो जिसे परिस्थिति के अनुसार बदला जा सके, उसे कहते हैं लोचशीलता। सिद्धांत व्यवहारिकता। सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो व्यवहार में प्रयोग करने योग्य हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे हम प्रयोग तो करें लेकिन वह दूसरों के साथ हमारे संबंध को बिगाड़ दे। इसलिए सिद्धांत ऐसा हो जो व्यवहारिक हो, सबके साथ मिलजुल कर कार्य करने योग्य हो। अनिश्चितता। सिद्धांत निश्चित नहीं होना चाहिए। निश्चित मीन्स एक नियम बन जाता है जो नियम के अनुसार नहीं होना चाहिए। सिद्धांत ऐसा हो जिसे हम बदल सकें अपने अनुसार, अपने व्यवहार के, अपने समय के अनुसार। अब हम बात करेंगे प्रबंध के सिद्धांत का महत्व। क्या महत्व है, क्यों जरूरी है प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहले जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वह प्रबंध के ही लिए बहुत उपयोगी होते हैं। प्रबंध का जो कार्य होता है बच्चों, वह कार्य करने के लिए इन सिद्धांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह अपने कार्य में इन सिद्धांतों का प्रयोग करके अपने कार्य को सरल और आसान बना लेते हैं। अगला है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। जी हाँ, जिन संसाधनों का प्रयोग हम व्यापार में कर रहे हैं उन संसाधनों का उपयोग अनुकूल हो सके, इसके लिए भी हमको सिद्धांत का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। प्रभावी प्रशासन। हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में जो प्रशासन है वह प्रभावी हो, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। अनुसंधान एवं विकास। अनुसंधान मीन्स खोज करते रहना, खोज कर करके अपने व्यापार में विकास करना भी एक सिद्धांत के द्वारा ही किया जा सकता है। हम सिद्धांतों का प्रयोग करके नई नई खोज करते हैं और उन खोज के अनुसार ही हम अपने व्यापार का विकास कर पाते हैं। संतुलित निर्णय। हमेशा सिद्धांतों का प्रयोग करके हम ऐसा निर्णय प्राप्त करते हैं जो संतुलित हो दोनों पक्षों के लिए, एक हमारे लिए, बिजनेस के लिए, और दूसरा उपभोक्ता और जितने भी उसके साथ पक्ष मिले हुए होते हैं उन सब के लिए संतुलित निर्णय लेने में हमारे मदद करते हैं सिद्धांत। अनुशासन। अनुशासन हमारे व्यवसाय में कायम रखने के लिए भी हमें सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। हमें ऐसे सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ता है जिससे हम अपने व्यवसाय को अनुशासित करके विकास कर सकें। सामाजिक उत्तरदायित्व। सिद्धांतों का महत्व सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भी माना जाता है। जो सिद्धांतों का प्रयोग हम करते हैं उन सिद्धांतों में कई बार समाज के उत्तरदायित्व की बात भी की जाती है। अगर हमें समाज को भी अपने व्यवसाय से समाज को भी खुश रखना है तो उनके उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हमें सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। प्रबंध प्रशिक्षण। हमें सिद्धांत ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे हम हमारा जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसको अच्छे से पहले प्रशिक्षित करें और फिर उस कार्य को हम लोग अपने व्यवसाय में संचालित करें, जिससे हमारा कार्य बहुत ही अच्छे से हो। अब हम बात करेंगे हेनरी फ्लोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। इस यूनिट में यही दो मेन टॉपिक हैं जिन्हें हम अच्छे से समझेंगे। पहला है हेनरी फ्लोल के सिद्धांत और दूसरा है टेलर के सिद्धांत।
आज मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ हेनरी फ्योल के सिद्धांत क्या है। हेनरी फ्योल के सिद्धांत में पहले हम जानेंगे हेनरी फ्योल कौन थे। बच्चों, हेनरी फ्योल फ्रांस के एक कारखाने में इंजीनियर के रूप में कार्य करते थे। वह उस कारखाने में जब कार्य करते थे तो उस कारखाने की दशा इतनी दयनीय हो गई थी कि उसको बंद करने की नौबत आ गई थी। लेकिन उस स्थिति में भी हेनरी फ्योल ने अपने कार्य को नहीं छोड़ा और इन सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्होंने कारखाने का विकास किया। इसलिए हेनरी फ्योल को सिद्धांतों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मतलब हेनरी फ्योल ने ही प्रबंध के सिद्धांतों को जन्म दिया है। उन्हीं के सिद्धांतों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है उन्होंने कार्य विभाजन का दिया है। कार्य विभाजन जिसमें हम व्यापार में, बिजनेस में जो कार्य कर रहे हैं उसको छोटे छोटे भागों में बांट दें ताकि वह कार्य कम समय में अधिक से अधिक पूरा हो सके। और वह कार्य जब छोटे छोटे भागों में बांटा जाए तो उस कार्य को उसी को सौंपा जाए जो उसके लिए अनुभवी हो ना, जो विशेष हो उस कार्य को करने के लिए। इसे कहा जाता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। अगला है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। हमें अपने बिजनेस में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों चीजें सौंप देनी चाहिए। दोनों में अंतर होता है। अधिकार जिसमें आप ऑर्डर दे सकते हैं, आप स्वतंत्र होते हैं कार्य करने के लिए, आप किसी को भी कार्य करवाने के लिए अपना ऑर्डर दे सकते हैं, ये आपके पास अधिकार होता है। लेकिन उत्तरदायित्व अलग चीज हो जाती है। उत्तरदायित्व में आपको काम करके देना होता है, आप उसके लिए आपके पास उसका दायित्व होता है जिसे आपको पूरा करना होता है। आगे बात करेंगे अनुशासन की। हेनरी फ्योल ने बताया था कि जो अनुशासन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुशासन हम वैसे भी जानते हैं कि जीवन के हर एक पहलू में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो व्यवसाय में भी अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत को अपनाने से हम अच्छे से अपने बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। अगला है आदेश की एकता। व्यवसाय में जो आदेश दिए जाते हैं उसमें एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि जिससे भी आदेश मिले कर्मचारियों को वह एक ही व्यक्ति हो, ताकि जिसको आदेश मिल रहा है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि मैं किसका आदेश मानूं। एक व्यक्ति का मिलेगा तो वह हमेशा सही आदेश प्राप्त करके सही कार्य को पूरा करेगा। निर्देश की एकता। निर्देश जैसे डायरेक्शन देना, किसी भी काम को करने के लिए हमें डायरेक्शन दिया जाता है। हम देखते हैं, हम भी कोई काम करते हैं तो हमसे बड़े हमें डायरेक्शन देते हैं। वैसे ही व्यवसाय में हम जो काम करते हैं, कर्मचारी जो काम करते हैं, उससे उच्च अधिकारी लोग उन लोगों को डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन देने का भी काम किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए, न कि बहुत सारे लोगों का। अगला है सामान्य हितों को प्राथमिकता। जब भी सिद्धांत ऐसा हो जिसमें जब भी किसी चीज का निर्णय लेना हो तो हम उस निर्णय को सामान्य हित के बारे में पहले सोचें, प्राथमिकता पहले सामान्य हित को दें। जैसे मान लीजिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे किसी चीज पर निर्णय लेना है, तो मैं वहां पर अपना मुनाफा ना सोचकर बिजनेस का मुनाफा सोचूं, बिजनेस में काम कर रहे सभी कर्मचारियों का मुनाफा सोचकर निर्णय लूं, तो ही वह सही सिद्धांत होगा। ऐसा सिद्धांत हमें अपने बिजनेस में चलाना चाहिए। अगला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ऐसा सिद्धांत रखना चाहिए अपने बिजनेस में कि हमें कर्मचारियों को पूर्ण उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनका पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपनी पूर्ण योग्यता का प्रयोग करके अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सके। आगे देखेंगे केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण। बच्चों, केंद्रीयकरण यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, जिसमें सभी का एक केंद्र बिंदु है, जो एक बीच में जो एक बॉस बना हुआ है जो सबको मेंटेन करके चलता है, सबको अपने साथ कार्य करने के लिए चलाता है। और विकेंद्रीकरण में सब अपने अपने बॉस हो जाते हैं, यानी कि एक काम को सबको सौंप दिया जाता है, सारे अधिकार सबके पास होते हैं काम फ्रीली करने का। तो ये होता है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। अगला है सोपान या संपर्क श्रृंखला। यहाँ पर आप लोगों को श्रृंखला दिख रही है, यह सभी बिजनेस में अपनाई जाती है। इसमें सबसे ऊपर बॉस होता है, बीच में कुछ कर्मचारी, कुछ प्रबंधक होते हैं और सबसे नीचे श्रमिक लोग जो कार्य कर रहे होते हैं। इसमें एक चेन होती है जैसे आपको दिख रही है, इसमें मैसेज, कोई ऑर्डर पहुंचाने के लिए इस चेन का प्रयोग किया जाता है। अगला है उचित व्यवस्था। उचित व्यवस्था यानी कि हम अपने बिजनेस में ऐसी व्यवस्था करें, हमारे बिजनेस का ऐसा सिद्धांत होना चाहिए कि सही स्थान पर सही मशीनों का होना,
और सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपना एक सिद्धांत होना चाहिए अपने बिजनेस का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बंदा है तो उसको काम करवाना है तो कुछ भी करवा लो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह वित्तीय प्रबंधक है तो उससे वित्तीय रिलेटेड ही सारे काम करवाने चाहिए। अगला है समता। समता में सभी से समानता का व्यवहार करना, चाहे वह प्रबंधक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे श्रमिक हो, सबके साथ प्रशासन का सेम व्यवहार होना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों में स्थायित्व, जो बिजनेस में कर्मचारियों को हम नियुक्त करते हैं उनमें स्थायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ 1 महीने के लिए आपको रख रहे हैं, या जैसे आजकल होता है कि एग्रीमेंट करवा दिया जाता है 1 ईयर का, तो इससे क्या होता है वो काम उतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि हम काम को कर करके और अच्छा करते हैं। लेकिन अगर आप काम करके और ख़त्म कर दें तो उसमें हमारे लिए और रचनात्मकता नहीं आ पाती, जिससे काम अच्छा नहीं होता। तो ये होना चाहिए कि कर्मचारियों में स्थायित्व रहे। पहल क्षमता, हमारे बिजनेस में यह सिद्धांत होना चाहिए कि पहल क्षमता का गुण हर एक कर्मचारी के अंतर्गत होना चाहिए। पहल क्षमता में अगर आपके पास आइडिया है तो आपको आगे निकलकर उसको पहले सबके सामने लाना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर जो कार्य क्षमता है, जो काम है, उसको आप विकसित कर रहे हैं और आप अपने आइडियाज़ को सामने वालों की अपने बिजनेस में लाकर उसको यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। सहयोग की भावना, कर्मचारियों में सभी में सहयोग की भावना होनी चाहिए। हेनरी फोर्ड ने ये कहा था कि सिद्धांत ऐसा प्रयोग किया जाए कि बिजनेस में सभी में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना हो, तभी हम शायद जो संपर्क श्रृंखला देखी थी उसका हम निर्वहन कर सकते हैं। एक दूसरे से अगर हम मिले हुए होंगे, एक दूसरे का सहयोग की भावना होगी, तभी हम अपने सारे कार्यों को सुचारू रूप से चला सकेंगे। तो बच्चों ये तो थे हेनरी फोर्ड के प्रतिपादित सिद्धांत। ऐसे ही टेलर ने F.W. टेलर ने भी अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। बच्चों वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत अर्थात विज्ञान से जुड़े हुए, ज्ञान से भरे हुए सिद्धांतों के बारे में अब हम जानेंगे। F.W. टेलर के सिद्धांत, उनका सबसे पहला सिद्धांत था विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम हो। सिद्धांत ऐसा हो, F.W. टेलर चाहते थे कि सिद्धांत ऐसा हो जो विज्ञान के अनुसार, विज्ञान की तरह हो। विज्ञान क्या है? ज्ञान से भरा हुआ। तो वह भी यही चाहते थे कि सिद्धांत ऐसा हो जो ज्ञान से भरा हुआ हो, न कि एक अंगूठा टेक नियम के जैसा। अंगूठा टेक नियम मतलब नियम है कि हमें पास करना है, तो यही नहीं होना चाहिए। पास कैसे करना है? जब बच्चा पढ़ेगा, एग्जाम देगा तो ही हम पास करेंगे, तो ये हो गया एक वैज्ञानिक सिद्धांत। लेकिन पास करना है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, वो हो गया नियम। तो हम नियम को ना महत्व दें, बल्कि हम किसको महत्व दें? विज्ञान को। उनका मानना था कि विज्ञान की तरह ही सिद्धांत होने चाहिए। दूसरा है एकता न कि टकराव। हमारा सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जिससे सभी कर्मचारियों में एकता हो, न कि आपस में टकराव हो। अगला है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। हमारा सिद्धांत ऐसा होना चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जिसमें सहयोग की भावना हो, न कि टकराव। सेम चीज, सेम सिद्धांत हमें हेनरी फोर्ड ने भी बताया था, जिसमें सहयोग की भावना थी। इन्होंने भी यही कहा कि हमारा सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जिसमें सहयोग हो, न कि एक दूसरे में टकराव। अगला है अधिकतम क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। जी हाँ, अधिकतम क्षमता, अधिक से अधिक क्षमता से कार्य करके हमारे व्यापार को समृद्ध बनाने का हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगला है अधिकतम उत्पादन। कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के सिद्धांत को ही हमें प्रयोग करना चाहिए। योजना के अनुसार क्रियान्वयन। जी हाँ बच्चों, सिद्धांत ऐसा हो जिसमें हम अपनी जो योजनाएं बनाते हैं उसी के अनुसार कार्यों को पूर्ण करें, ताकि हम बीच में कहीं पर भी अटके ना और कार्य योजना के अनुसार उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। बात करेंगे बच्चों वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकों के बारे में। वैसे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें वही हैं मूल रूप से जो टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को हमें बताया है। उन्हीं सिद्धांतों का व्यापक रूप तकनीक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले इस तकनीक में हम जानेंगे विशिष्टीकरण।
विशिष्टीकरण अर्थात कार्यों को पहले छोटे छोटे भागों में बांटना और फिर उन कार्यों को उसी विशेष व्यक्ति को सौंप देना जो उसके योग्य हो। ये होता है विशिष्टीकरण की तकनीक, जिसका प्रयोग हम अपने व्यवसाय में कर सकते हैं। दूसरा है कार्य का निर्धारण। हमें कार्यों को पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि किस कार्य को कब और कितने समय में किस श्रमिक द्वारा पूर्ण किया जाना है। इस तरीके से यदि हम कार्यों को निर्धारित कर लेते हैं और इस तकनीक का प्रयोग करते हैं तो हम अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। अगला है प्रयोग अथवा कार्यविधि अध्ययन। प्रयोग, टेलर का मानना था कि हर कार्य को प्रयोग के अनुसार ही हम करें। प्रयोग मीन्स पहले हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके देखें कि क्या चीज़ हमारे सामने आ रही है, फिर हम उस कार्य को संपूर्ण करें। प्रयोग में 4 विधियां बताई गई हैं, 4 अध्ययन उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए थे। सबसे पहला था समय अध्ययन। उनका मानना था, टेलर का मानना था कि हमें समय का अध्ययन करना अनिवार्य है कि कितने समय में कोई एक विशेष कार्य पूर्ण किया जा सकता है। वह उसका मानक समय कहलाएगा, उस कार्य का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, जिससे हम हर कार्य को उसी समय के अंतर्गत पूर्ण करें, जिससे हम समय को बचा सकते हैं। अगला जो अध्ययन था उनका गति अध्ययन। गति अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने यह बताया था कि हर कार्य में किस गति को हम स्किप करके समय और श्रम को बचा सकते हैं, इसका अध्ययन भी करना अनिवार्य है। जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं, मान लीजिए हम पैकिंग का काम कर रहे हैं, तो उस पैकिंग करने की क्रिया के अंदर हम किस काम को स्किप करके उसको कम समय में और जल्दी से पूरा कर सकते हैं, इसका अध्ययन भी हमें करना चाहिए, जिससे हम अपने व्यवसाय के श्रमिकों की गतियों, मशीन की गतियों में कमी करके उनके काम को आसान कर सकते हैं। अगला है थकान अध्ययन। टेलर का मानना था कि श्रमिकों को थकान होती है कार्य करते करते, तो उन्हें किस समय के बाद उन्हें ब्रेक दिया जाए ताकि वह कार्य करने के लिए फिर से अपने आप को तैयार कर सके उसी शक्ति के साथ। इसलिए उन्हें कितने समय के बाद ब्रेक देना चाहिए, इसके अंतर्गत थकान अध्ययन के अंतर्गत हम इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। अगला है कार्यविधि पद्धति अध्ययन। कार्यविधि पद्धति के अंतर्गत टेलर ने यह बोला है कि श्रमिकों, मशीनों, औजारों, कच्चा माल, तैयार माल सभी को उचित व्यवस्थित करना, ताकि किसी भी तरीके की कार्यविधि में हमारी अड़चन पैदा ना हो। इसलिए इन सब को उचित व्यवस्था के साथ नियोजित करना भी एक अध्ययन का कार्य होता है। अगला बात करेंगे कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। उनका मानना था कि कार्यों का जो नियोजन किया जाता है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। जैसे किसी भी कार्य को ले लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं का क्रम डिसाइड कर लें। जिस चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी क्रियाओं को क्रम से, किस क्रिया को पहले पूरा करना है वैसे हम उसका क्रम डिसाइड कर लें। दूसरा, उत्पादन की समय तालिका तैयार करने की कितने समय में उत्पादन कितना पूर्ण किया जाना है। अगला, उपयोग के लिए जो कच्चा माल तैयार किया जा रहा है, उपकरण जो बनाए जा रहे हैं, जिन शक्तियों का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको सुनिश्चित पहले से ही करके रखें कि हमें ये चीज़ प्रयोग में लानी है। और समय समय पर जो हम काम कर रहे हैं उसकी समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करनी, ये होता है एक वैज्ञानिक तरीका किसी काम को करने का। तो उनका मानना था कि इन वैज्ञानिक तरीकों को उपयोग में लाया जाए। अगला है श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण। उनका मानना था, टेलर का मानना था कि जिन श्रमिकों को नियुक्त कर रहे हैं उनका चयन हम लोग वैज्ञानिक तरीके से करें। उन वैज्ञानिक अर्थात ज्ञान से भरपूर। जब हम किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहे हैं तो वह भी पूरी ज्ञान से भरपूर हो, पूरी जो प्रक्रिया नियुक्ति की हो वह भी ज्ञान से भरपूर हो, उस प्रक्रिया का प्रयोग करें और उनको जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वह भी वैज्ञानिक तरीके से हो। अगला है प्रमापीकरण। उनका मानना था कि हर चीज़ का पहले से ही प्रमापीकरण किया जाए, चाहे फिर वह कच्चा माल हो, श्रमिक हो, समय हो या मशीनरी हो, उसका पहले से प्रमापीकरण करके रखें ताकि समय पर उस चीज़ की हमें किसी भी तरीके की दिक्कत, समस्या उत्पन्न न हो। अगला जो उनकी तकनीक थी वह थी विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। उनका मानना था, टेलर का मानना था कि हमें अपने व्यवसाय में विभेदात्मक मजदूरी पद्धति अपनानी चाहिए। विभेदात्मक मतलब अलग अलग। जो श्रमिक अच्छा कार्य करते हैं उन्हें अच्छी मजदूरी दी जाए, जो श्रमिक कम कार्य करते हैं उन्हें कम मजदूरी दी जाए, ताकि हम उन्हें प्रेरणा दे सकें अच्छा कार्य करने के लिए, जिससे वह अच्छी मजदूरी प्राप्त करें। तो उनका मानना था कि हमें विभेदात्मक मजदूरी का प्रयोग ही अपने व्यवसाय में करना चाहिए। अगला है कार्य का उचित निवारण, उचित वितरण। मतलब हम जिस भी कार्य को छोटे छोटे भागों
में बांटते हैं, उन कार्यों का जो वितरण किया जा रहा है वह एक विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को ही दिया जाए। अगला है नवीनतम मशीनरी एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाए। टेलर का मानना था कि हमें अपने बिजनेस में कार्य के दौरान नई नई मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा काम आसान और नवीन रूप प्राप्त कर सके। सामग्री के वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत। टेलर का मानना था कि जिस भी सामग्री का प्रयोग करते हैं हम अपने बिजनेस में, उसका चयन भी एक वैज्ञानिक तरीके से ही किया जाए। आदर्श लेखा प्रणाली का प्रयोग। उनका मानना था कि हम अपने बिजनेस में आदर्श लेखा पद्धति का ही प्रयोग करें। आदर्श लेखा पद्धति में हम लोग अपने कार्यों का लेखा इस तरीके से रखते हैं जिससे हमें समय समय पर उसका पूर्वानुमान लगाने में उसका प्रयोग करके हम आसानी से अपने कार्यों को और अच्छे से नियोजित कर सकते हैं। अगला है क्रियात्मक संगठन या फोरमैनशिप। क्रियात्मक संगठन मीन्स किसी संगठन को कार्यों में विभाजित करके उसको संचालित। क्रियात्मक संगठन को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है नियोजन अधिकारी और दूसरा है उत्पादन अधिकारी। इन्होंने इसी प्रारूप को अपने बिजनेस में प्रयोग करने के लिए हमें कहा है। इस प्रारूप में आप देख रहे हैं दो भागों में बटाया गया है। पहला है नियोजन अधिकारी, जिसके अंतर्गत पहला है निर्देश बोर्ड क्लर्क। लिपिक का मतलब होता है क्लर्क। इसके अंदर निर्देश बोर्ड लिपिक होता है, जिसका कार्य होता है कि वह निर्देश डायरेक्शन के बोर्डों को तैयार करे और उन बोर्ड को जो गैंग लीडर होता है उसको सौंप दे। गैंग लीडर को आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला है कार्य मार्ग या कार्यक्रम क्लर्क, जो कार्यों को क्रम में विभाजित करके उसके अनुसार कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करता है। ये इस क्लर्क का काम होता है। अगला है समय एवं लागत क्लर्क। जो समय एवं लागत क्लर्क होता है वह यह देखने का कार्य करता है कि जिस समय में जितना कार्य होना है क्या वो पूर्ण हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उस समस्या का हल करना भी समय एवं लागत क्लर्क का कार्य होता है। अगला है अनुशासन, जिसके अंतर्गत संपूर्ण कार्य का अनुशासन स्थापित करने का कार्य किया जाता है। इसके दूसरे भाग को देखते हैं हम उत्पादन अधिकारी, जिसको 4 भागों में बच्चों बांटा गया है। पहला है जो गैंग लीडर, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसे टोली नायक, हिंदी में टोली नायक कहेंगे और इंग्लिश में गैंग लीडर। गैंग लीडर इन द सेंस पूरे समूह का एक लीडर बना दिया जाता है, जो उस कार्यों के जिस कार्य को वो पूरा समूह कर रहा है उसको लीड करता है कि कैसे उस कार्य को करना है। दूसरा है गति नायक। गति नायक मीन्स कार्यों को जो गति प्रदान करता है, किस कार्य के बाद कौन सा कार्य करना है, वह इस नायक का कार्य होता है। अगला है मरम्मत नायक, रिपेयरिंग लीडर, जिसका नाम से समझ रहे हैं। इसका काम होता है बिजनेस में टूट फूट होने पर उसका रिपेयरिंग करके उसको सही करना। निरीक्षक जो होता है वह मेन होता है, संपूर्ण कार्यों को देख रेख करना और कुछ कमी होने पर उस कमी को सुधार करना, यह होता है निरीक्षक का कार्य। इन सब से मिलकर श्रमिक अपने कार्यों को पूर्ण करता है। अगला हम पढ़ेंगे अपवाद का सिद्धांत, अपवाद की तकनीक, जिसके अंतर्गत वैसे तो कहा जाता है, टेलर का मानना था कि जिसको जो कार्य सौंपा जाए वह वही कार्य करे, लेकिन अपवाद के समय यदि कोई समस्या आ जाती है तब प्रबंधक को उन दैनिक कार्यों में अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। अगला है मानसिक क्रांति, जो सबसे मेन होती है। मानसिक क्रांति बच्चों 2 लोगों की होती है, एक श्रमिक की और एक प्रशासन की। इन दोनों की मानसिक क्रांति ऐसी होनी चाहिए जिससे ये दोनों आपस में बंधे रहें और सहयोगपूर्ण कार्यों को पूरा करें। अब हम बात करेंगे बच्चों वैज्ञानिक प्रबंधन से उत्पादकों को क्या क्या लाभ होते हैं। पहला है उत्पादन व्यय में बचत, जो हम वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो जिससे उत्पादनकर्ता होते हैं उन्हें जो उत्पाद कर रहे हैं उसके व्ययों में कमी मिलती है। दूसरा विशिष्टीकरण से एक विशेष व्यक्ति को काम सौंप देने से कार्य अच्छा हो जाता है, उत्पादन अच्छा हो जाता है। अगला श्रेष्ठ उत्पादन, कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करने का इस वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो हमें तकनीकें दी गई हैं जिससे हम श्रेष्ठ उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्रम लागत में कमी। जी हाँ बच्चों, इन्हीं तकनीकों का प्रयोग करके, वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके हम श्रम लागत में भी कमी ला सकते हैं, क्योंकि श्रमिकों के कार्यों को हम बहुत ही कम और अच्छे से करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अधिकतम कार्य ले सकना, इन सिद्धांतों का प्रयोग करके, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके हम श्रमिकों के कार्यों को, छोटे छोटे
से अधिक कार्य ले सकते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा और आसान और जल्दी पूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे जो वैज्ञानिक प्रबंध है उनसे श्रमिकों को क्या लाभ है। सबसे पहला, कार्य क्षमता में वृद्धि। जी हाँ, हमने पहले भी सिद्धांतों में पढ़ा कि कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उनकी रुचि के अनुसार उन्हें काम सौंपा जाता है, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कार्यों में श्रमिकों की रुचि, अगर हम श्रमिक को उसकी रुचि के अनुसार कार्य देंगे तो वह मन लगाकर कार्य करता है। अगला, श्रमिकों का सर्वांगीण विकास। हम श्रमिकों को इतना अच्छा वातावरण देते हैं, उनके अनुसार कार्य देते हैं, उनके अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक देते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। उनका शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास हम कर सकते हैं इस पद्धति के द्वारा। श्रमिकों की शक्ति का श्रेष्ठतम प्रयोग, हम इन सिद्धांतों का प्रयोग करके श्रमिक के अंदर जितनी शक्तियाँ होती हैं, जितनी योग्यताएं होती हैं, उनका सबका पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। श्रमिकों के प्रति लाभ, श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण। जी हाँ बच्चों, श्रमिकों इन सिद्धांतों के अंतर्गत जो श्रमिक होते हैं उनके लिए मानवीय व्यवहार को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिससे श्रमिक अपना पूर्ण सहयोग हमें दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों वैज्ञानिक प्रबंध के दोषों की। अभी तक हमने वैज्ञानिक प्रबंधों के लाभ पढ़े हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध से क्या क्या दोष पाए गए हैं। सबसे पहला, अधिकतम पारिश्रमिक। जी हाँ, बाकी लोगों का मानना था कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है उनसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है श्रमिकों को। क्योंकि एक कार्य एक ही व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, जिससे उसको अधिक परिश्रम करना पड़ता है। दूसरा है स्वतंत्रता का हनन, क्योंकि श्रमिकों को उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, जिससे वह उत्तरदायी हो जाते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। वह हर कोई काम में अपना हाथ नहीं डाल सकते, जिस काम को उन्हें दिया जाता है वही करना होता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अगला है कार्यों में निरस्ता। एक ही कार्य करते करते हम भी बोर हो जाते हैं, तो श्रमिकों को भी अगर एक विशेष कार्य दे दिया जाता है तो वह भी कार्य करते करते बोर होने लगते हैं, निरस्ता आने लगती है उनके कार्य करने में। अगला है श्रमिक एकता के लिए हानिपूर्ण। अगर हम श्रमिकों को लीडर नहीं देंगे तो वह एक गैंग बना लेते हैं, जिसकी जो एकता उनमें होगी वह एकता बिजनेसमैन के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती है। अन्य कार्यों के लिए अयोग्य। जब व्यक्ति को एक ही कार्य सौंप दिया जाता है तो वह अन्य कार्य के लिए योग्य नहीं रहता, क्योंकि उसको वो काम आता ही नहीं है। तो इसी प्रकार की कई सारी हानियां हैं, कई सारे दोष हैं वैज्ञानिक प्रबंध को, जिनको मैंने आपके सामने रखे। अब हमने टेलर के सिद्धांतों को भी पढ़ा, फ्योल के सिद्धांतों को भी पढ़ा। अब इन दोनों के सिद्धांतों की हम तुलना करेंगे। तुलना दो तरीके से है, एक तो समानता है, दूसरी असमानता। पहले मैं समानताओं को समझाऊंगी कि दोनों में क्या क्या समानताएं थी। पहला था दोषों का निवारण। दोनों ही विद्वानों ने दोषों के निवारण पर अधिक जोर दिया है। दोनों का ही मानना था कि समस्याओं को ढूंढा जाए और उन समस्याओं को हल किया जाए ताकि कार्य आसानी से हो सके। अगला मानवीय व्यवहार। दोनों ही विद्वानों ने, टेलर एवं फ्योल, दोनों का ही मानना था कि श्रमिकों के साथ हमेशा मानवीय व्यवहार किया जाए, न कि मशीनरी व्यवहार। उनके साथ मनुष्य की तरह ही व्यवहार किया जाए। सामाजिक विज्ञान। टेलर एवं फ्योल दोनों चाहते थे कि सामाजिक विज्ञान का प्रयोग हो सभी सिद्धांतों में। अगला नियोजन की महत्ता। दोनों ही विद्वानों ने नियोजन पर बहुत ही महत्व योग्यता दी है, बहुत ही जोर दिया है कि हम अपने सिद्धांतों में, अपने कार्यों में योजना हमेशा बनाकर ही किसी कार्य को पूरा करें। अगला है लास्ट है जो, वो है प्रेरणा। टेलर एवं फ्योल दोनों ही चाहते थे कि हम श्रमिकों को प्रेरित करें, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो। अब हम बात करेंगे असमानताओं की। असमानता का सबसे पहला पॉइंट है अध्ययन का आधार। टेलर का अध्ययन का आधार था श्रमिक और फ्योल के अध्ययन का आधार था प्रबंधन। क्योंकि टेलर खुद एक श्रमिक थे, इसलिए उन्होंने अपने अध्ययन के आधार को श्रमिक के रूप में देखा, और फ्योल खुद एक प्रबंधक थे, इसलिए उनके अध्ययन का आधार प्रबंधन था। दूसरा है विचारधारा। टेलर की जो विचारधारा थी वह सैद्धांतिक थी, जबकि फ्योल की जो विचारधारा थी वह व्यवहारिक थी। फ्योल थे वो व्यवहारिक रूप से सोच समझकर अपने कार्यों को करते थे, जबकि टेलर जो थे वो सैद्धांतिक नियमों में बंधे हुए कार्य करने को पसंद करते थे। अगला है कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक। टेलर कार्यकुशलता पर अधिक जोर दिया करते थे एवं फ्योल प्रशासनिक कार्यों पर अधिक जोर दिया करते थे। चौथा
सामाजिक दृष्टिकोण। टेलर में सामाजिक दृष्टिकोण का अभाव था, उनके विचारों में सामाजिक दृष्टिकोण का अभाव था, जबकि फ्योल सामाजिक दृष्टिकोण को अपने विचारों में निहित रखते थे। अध्ययन क्षेत्र में भिन्नता, दोनों के अध्ययन क्षेत्र अलग अलग थे। जो टेलर थे वह उत्पादन में तकनीकी क्षेत्रों को अधिक महत्व देते थे, जबकि फ्योल जो थे वह प्रबंध के कार्यों को अधिक महत्व देते थे। मानव समूह, टेलर ने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को महत्व दिया है, एक विशेष व्यक्ति को महत्व दिया है, जबकि फ्योल ने श्रमिक के पूरे समूह को महत्व दिया है। विशेषज्ञ, टेलर जो थे वह कुशलता के विशेषज्ञ थे और फ्योल जो थे वह प्रशासन के विशेषज्ञ थे। अभी हमने दोनों की समानताएं और असमानताएं देखी। इन दोनों की समानता असमानता दोनों के सिद्धांत जानने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जो टेलर है उन्होंने प्रबंध के विकास को नीचे से ऊपर की ओर किया है, जबकि फ्योल ने प्रबंध के विकास को ऊपर से नीचे की ओर किया है। बाकी दोनों में बहुत सारी समानताएं हमने देखी। तो ये था प्रबंध के सिद्धांत। थैंक यू।